तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड और लास्ट पार्ट में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या वास्तव में, पूछते तो नहीं, एक आध बार पूछ ले आपसे। तो रिडॉक्स रिएक्शन से यानी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज किया जाता है। ये सारा खेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है, जो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। अब इसमें जैसे सबसे पहले बताया ओम्स लॉ, तो चाहे मेटलिक कंडक्टर्स हैं, मेटल्स के वायर्स वाले हैं, या इलेक्ट्रोलाइटिक है, दोनों पर ये लागू होता है ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है कंडक्टर के एंड्स के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई यानी के करंट के। इसको हटाएंगे तो यूज करेंगे कांस्टेंट आर, तो V इज इक्वल टू आर इंटू आई। ये आर क्या है, ये रेजिस्टेंस होता है। मैं ये भी कह सकता हूँ आई को इधर लेकर आओगे तो V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। ये ओम्स लॉ है, साइमन ओम ने बताया था और इनका आपस में ताल्लुक बताया था एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में जब करंट चलता है, जैसे मेटलिक है उसमें से करंट चल रहा है और उसके चलने का जो विरोध होता है उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस यानी कि आर। किस किस बात पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता जाएगा। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जैसे कि ये है, जितना तार मोटा होगा, वायर मोटा होगा, उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर पाएंगे, यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो क्या आएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ये निशान अच्छा नहीं माना जाता है, इसको हटाना पड़ेगा। हटाएंगे तो क्या होगा, कोई कांस्टेंट यूज करेंगे और कांस्टेंट है एल अपॉन ए, तो ये है ही, इसको सेल कांस्टेंट कहा जाता है। और ये जो है ये है रो बोला जाता है, ये कांस्टेंट है जो है रेजिस्टिविटी। अगर मैं यहां इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो आर मुझे दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा, यानी कि आर देखो क्या आया, रो एल अपॉन ए। मैं इसको निकालना चाहता हूं तो क्या करो, इसको इधर ले आओ, उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि आर इंटू ए अपॉन एल। यहां से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, इसकी यूनिट देखते हैं क्या आती है रेजिस्टिविटी की। ये क्या है, ओम। ए क्या है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। एल क्या है, सेंटीमीटर। एक से एक सेंटीमीटर कट गया तो एक रह गया, ओम सेंटीमीटर। ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है। कई बार आपसे इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है। तो रेजिस्टिविटी इसके बराबर है, मान लिया अगर किसी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उस कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 ये भी 1, तो ये तो इसके बराबर ही आ गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी तो रेजिस्टेंस के बराबर ही है। कब, जब किसी कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। या सिंपली ये कह सकते हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है। ऐसा यूनिट है ओम सेंटीमीटर। कंडक्टेंस है, ये उल्टी होती है रेजिस्टेंस की, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, जी से डिनोट करते हैं। इसकी प्रॉपर वैल्यू हम नहीं डिटरमाइन कर सकते, इसलिए पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं तो अपने आप क्या आ जाता है, कंडक्टेंस। इसकी जो SI यूनिट है वो साइमन है, आपको याद रखनी है। ये उल्टा है यानी कि G 1/R है, तो हम ओम इनवर्स भी कह सकते हैं इसकी यूनिट, या फिर इसी को MHO, इसका उल्टा करो MHO महो, ये भी कहा जाता है। जैसे कंडक्टेंस है वैसे ही कंडक्टिविटी भी है। जैसे रेजिस्टिविटी थी तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लो कंडक्टर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो, तो उसकी जो कंडक्टेंस आएगी वो क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी। कप्पा के द्वारा इसको डिनोट करते हैं, ये स्मॉल के। देखो कंडक्टर्स दो टाइप के हैं, एक मेटलिक है जो वायर्स जो हम देखते हैं घरों में, तार वगैरह होते हैं कॉपर के, सिल्वर के, और दूसरे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशंस में काम करते हैं। तो इनके बीच में भी डिफरेंस एक आध बार आपसे पूछा जाता है। मेटलिक कंडक्टर डिकम्पोज नहीं करते हैं, वायर में से करंट चला गया तो ये नहीं होगा कि वायर टूट टूट के पड़ता रहेगा,
वो डिकम्पोज नहीं होता, जबकि यहाँ पर डिकम्पोज होता है। जैसे बैटरी है आपके इन्वर्टर पे जो रखी हुई है, उसके अंदर सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन टूटते हैं तो डिकम्पोज होते हैं, तभी तो करंट पैदा होता है। इनमें कंडक्टेंस है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और मूव करते हैं, उसकी वजह से करंट पैदा होता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, जब सॉल्यूशन टूटता है आयंस बनते हैं, उसकी वजह से कंडक्टिविटी होती है। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, इसमें आयंस की वजह से है। इसमें मैटर का फ्लो नहीं होता है, कोई वायर है तो ऐसे ही रहती है, फ्लो करके कहीं नहीं जाती। इसमें मैटर का फ्लो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, आपके पास मेटलिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स लगातार चल रहे हैं, तो अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, मेटल्स में क्या होता है, पॉजिटिवली जो चार्ज है उस पार्ट का नाम क्या है, कर्नेल्स। तो ये आराम से बह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कर्नेल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आ जाएंगे, ये अच्छी तरह नहीं चल पाएंगे तो कंडक्टिविटी घट जाएगी। ठीक वैसी ही सिचुएशन है जैसे बारात चल रही होती है और उस समय कुछ बाराती होते हैं, नाचने लगते हैं, बीच में आ जाते हैं, चलने नहीं देते हैं आगे। वही काम यहाँ पर है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे कर्नेल्स वाइब्रेट करेंगे, नाचने लग जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से नहीं जाने देंगे, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। जबकि इनमें उल्टा है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सब्सटेंस ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा, ज़्यादा आयंस बनेंगे तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। लास्ट में है इनका रेजिस्टेंस, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया, जो वाइब्रेशन है कर्नेल्स है उसके कारण रेजिस्टेंस है, जबकि उसमें विस्कोसिटी जैसे होती है, जो गाढ़ापन है उसके कारण रेजिस्टेंस है, या फिर आयंस के बीच में ज़्यादा फोर्स हो, इंट्रायनिक फोर्सेस, उसके कारण जो है इसमें होती हैं। क्वेश्चन इसमें पूछते हैं कोलरोस लॉ। तो कोलरोस लॉ क्या है, 1876 में ये साइंटिस्ट का नाम है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मसीहा है, उनके बारे में बताता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, ऐसी चीज़ों के बारे में बताता है। तो डिफाइन आप कर सकते हैं कि जब आप सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दें और डिसोसिएशन कंप्लीट हो चुका हो, तो ये कहता है कि हर आयन का मोलर कंडक्टिविटी में अपना योगदान होता है और वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, इर्रेस्पेक्टिव टू द अदर, दूसरे से अलग होता है। जैसे अगर मैं यहाँ KCl का एग्जांपल लूँ तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, NaCl की ये है। तो Cl तो देखो कॉमन है इसमें, ये किस किस के बीच क्या है, K और Na, सोडियम पोटाशियम, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, क्या आता है 23.4। इसी तरह K और Na को रख के अब मैं इस आयन को बदल के देख लेता हूँ और देखते हैं कि इसमें कुछ चेंज आएगा या नहीं। तो यहाँ हमने KNO3 किया, यहाँ NaNO3 किया, तो बेशक से हमने Cl की जगह पर NO3 कर दिया, रिजल्ट फिर वही आया कि डिफरेंस फिर 23.4 आया। इट मीन्स सोडियम पोटाशियम के बीच की मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस यही आएगा, चाहे आप कितने आयन चेंज करते रहें। तो ये इंडिपेंडेंट होता है दूसरे से, ये बताता है कोलरोस लॉ। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो आप इससे निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है, निकाल सकते हैं। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा क्या होती है ये मोलर कंडक्टिविटी है एट कंसंट्रेशन C, और ये क्या है, अपॉन कर दो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये आ जाएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc ये क्या आएगा C, और ये अल्फा वही डिग्री जो अल्फा ऊपर लिखी थी, C अल्फा स्क्वायर अपॉन -1 माइनस अल्फा। अब देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, क्योंकि लुई गैल्वेनी अलेक्जेंड्रो वोल्टा इन्होंने ये बनाया था। इसमें क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन से यानी कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ये इसका सेटअप आप देख सकते हैं, इधर एक वेसल लिया, ये एनोड का काम कर रहा है, इसमें हमने जिंक की रोड ली है और इसी का सॉल्यूशन लिया है ZnSO4। यहाँ पर ये कैथोड का काम कर रहा है, कॉपर की रोड है और कॉपर का सॉल्यूशन है CuSO4। ये बीच में यू शेप की एक ट्यूब लगा रखी है जिसका नाम है सोल्ट ब्रीज। तो सोल्ट ब्रीज क्या है, यू शेप की ट्यूब है, इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, जैसे KCl, KNO3, NH4Cl, जिलेटिन और अगार अगार सब्सटेंस होते हैं। यानी कि ऐसे ही अगर यू शेप की ट्यूब है आप इसमें भर देंगे तो नीचे गिर जाएगा, तो क्या करेंगे, जिलेटिन वगैरह लेके पेस्ट वगैरह और उसके अंदर ये चीज़ें डाली जाती हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो। इसका काम क्या है, एक तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखता है। अगली बात, इसमें आयंस की मूवमेंट बड़ी आसानी से हो सकती है, जैसे K पॉजिटिव इधर आ रहा है, SO4, 2 नेगेटिव इधर आ रहा है। इसके अलावा ये सर्किट को कंप्लीट करता है,
क्योंकि देखो घर में भी अगर मान लिया आपको कोई डिवाइस चलानी है तो सिंगल वायर से तो चल नहीं सकती, कम से कम 2 वायर चाहिए। वो किस लिए हैं? सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक तरफ इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? जिंक से कॉपर की तरफ, तो ये उस सर्किट को कंप्लीट करेगा। ये इसका फंक्शन है सोल्ट ब्रिज का। जल्दी से इस पे देखते हैं क्या क्या होता है। ये जिंक रोड है, जिंक पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक रोड इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, ये इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जाते हैं। ये हमने पढ़ रखा है कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से अलग होती है, मीन्स अपोजिट होती है जस्ट। तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? कॉपर रोड से जिंक रोड की तरफ आएगा। वोल्ट मीटर यहाँ हमने लगा रखा है, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा तो हम समझ जाएंगे कि करंट प्रोड्यूस हुआ है। अब देखो होगा क्या, यहाँ से जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो क्या बन गया? Zn2 पॉजिटिव। तो इस बीकर में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ? CuSO4 है, ये जो CuSO4 ये टूट गया, क्या बना? Cu2 पॉजिटिव। ये यहाँ आके डिपॉजिट होगा, मीन्स ये यहाँ से टूट के देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, Zn2 पॉजिटिव यहाँ आ गया। इट मीन्स ये रोड पतली होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ चले गए, Zn पॉजिटिव यहाँ आ रहा, तो टूट टूट के ये पतली रह जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ? Cu2 पॉजिटिव है, ये इस पर डिपॉजिट होता रहेगा, तो ये रोड मोटी होती जाएगी विद द टाइम बीइंग। अब देखो क्या हुआ, ऐसे अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ? Cu2 पॉजिटिव तो यहाँ चला गया, CuSO4 में इसके साथ कौन था? SO4 2 नेगेटिव। इट मीन्स इस बीकर में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता जाएगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता जाएगा। अगर ये ऐसा होता गया तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है उसमें परेशानी आएगी। तो अब रोल शुरू होगा सोल्ट ब्रिज का। ये क्या करेगा? ये इसको कहेगा हाँ भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है। ये कहेगा भाई पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। ये कहेगा भाई मेरे पास नेगेटिव आयन है, ले लो, झंझट खत्म। ये SO4 जैसे यहाँ K2SO4 ले रखा है, तो SO4 यहाँ दे देगा इसको, तो ZnSO4 बन जाएगा। इस बीकर का पॉजिटिव खत्म, यानी कि ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पर क्या दिक्कत है? Cu2 पॉजिटिव यहाँ चला गया, SO4 2 नेगेटिव पड़ा हुआ है, इस बीकर में नेगेटिव ज़्यादा है, तो सोल्ट ब्रिज कहेगा कि अभी इसको दूर करते हैं। ये K पॉजिटिव इसको प्रोवाइड करेगा, यहाँ मीन्स नेगेटिव चार्ज अब ज़्यादा नहीं रहेगा, और इस तरह से क्या होगा? करंट फ्लो करता रहेगा और ये सेल काम करता रहेगा, गैल्वेनिक सेल। और अब चलते चलते लास्ट में बहुत ईजीएस्ट टॉपिक इसका है जो बचा हुआ, उसको डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स टूटना। तो जब भी किसी सब्सटेंस का मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हैं तो वो अपने आयंस में टूट जाता है और वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ आयन चले जाते हैं, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब कौन जाएगा कौन रहेगा, इसके फैसले के लिए ये आपने याद रखना है। अगर मेटल्स की बात है, कैटायन की बात है, तो ये लाइन आप याद रखेंगे। इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा ट्रिक के लिए, जिसमें सारे मेटल्स आए। इसमें ज़्यादातर सारे हैं, कुछ बचे हुए हैं 5-7। पबक, समा, जिंटल, हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी, सोना, ये आपको याद रखना है। यानी कि पोटाशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आ के डंडे से एल्यूमिनियम, जिंक, आई, ई मतलब आयरन, निकल, टिन और ले से लेड। पोटाशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी, सोना, ये है। अब ये डिस्चार्जिंग पोटेंशियल के हिसाब से हैं। अब जिसका जितना कम डिस्चार्ज पोटेंशियल यानी कि जल्दी डिस्चार्ज होगा और वो चला जाएगा इलेक्ट्रोड पर, दूसरा रह जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। इसी तरह अगर नेगेटिव आप याद करें तो आपको याद करना है सोनो, इसको रट लो आप, सोनो मीन्स सोनो, मैं ये कह रहा हूँ सोनो। ये SO4 का सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल है, NO3 का उससे कम, फिर OH, फिर एसिटिक हेलो CH3CO, हेलो मीन्स हेलोजेंस आगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये अब जैसे NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करना तो ये बड़ा सिंपल है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे NaCl टूट जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा? यहाँ पर कैथोड नेगेटिव है, ध्यान रहे। एनोड क्या है? पॉजिटिव। आगे जाके सेल्स वगैरह में इनकी पोलरिटी चेंज भी होती है। तो ये Na पॉजिटिव कैटायन है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आएगा, तो कैटायन कैथोड पर आ जाएगा और एनायन एनोड पर आ जाएगा। अब दिक्कत कहाँ होगी? जब ये एक से ज़्यादा होंगे। जैसे आपको कह दिया जाए एक्वस NaCl है, अब बताओ एक्वस मीन्स एक तो NaCl होगा, एक्वा मीन्स एक और क्या होगा? वाटर।
ये टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। अब इसका एक्वस सॉल्यूशन है, H2O किस में टूटने वाला है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये दो कैटायन हैं, इन दोनों में कंपटीशन होगा कि कैथोड पर कौन जाएगा। इसका फैसला कौन करेगा, वहां से फैसला होगा। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना कम है वही सबसे पहले डिस्चार्ज होगा, यानी कि टूटेगा और पहुंचेगा इलेक्ट्रोड पर। देखते हैं यहां से कौन जाने वाला है। चलते जाओ, ये सोडियम यानी कि Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, इनका कंपटीशन है। तो सोडियम तो यहीं आ गया, H पॉजिटिव तो ये है, इसका मतलब कम किसका है, हाइड्रोजन का है। तो यहां से इलेक्ट्रोड पर कौन जाने वाला है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव पहले एक इलेक्ट्रॉन लेकर H बनाएगा, प्राइमरी चेंज कहलाएगा। फिर ऐसे से दो मिलेंगे, H2 बनेगा, सेकेंडरी चेंज कहलाएगा। Na पॉजिटिव सॉल्यूशन में पड़ा रह जाएगा, ये चला गया, ये सॉल्यूशन में रहेगा। अब इनका कंपटीशन होगा Cl और OH। सो नो हो, इसका ज़्यादा है, हैलोजन इसके बाद में, यानी कि इसका कम है। जिसका कम है वही पहले डिस्चार्ज होगा, यानी कि यहाँ से कौन जाने वाला है, ये जाने वाला है एनोड पर। पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl बनाएगा, प्राइमरी चेंज, फिर दो Cl मिलके बनाएंगे Cl2, सेकेंडरी चेंज। यहाँ से बच गया सॉल्यूशन में Na, यहाँ से बचा OH। सो द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो यहाँ पर सॉल्यूशन बचेगा वो होगा NaOH का। और नेचर कैसा होगा इसका, बेसिक होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक और ले लेते हैं, जैसे AgCl है, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, तो AgCl किस में टूट गया, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Ag बेचारा बहुत गया गुजरा है, हाइड्रोजन से भी कम है। देखो हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी, सोना उससे भी कम है। और दूसरा एक्वस ले रखा है, तो क्या होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब ये दो कैटायन है, इनमें कंपटीशन होगा। देखते हैं किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, हाइड्रोजन से भी कम है सिल्वर का। तो सिल्वर का कम है, ये जल्दी डिस्चार्ज होगा, कम है इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल। ये जाएगा कैथोड पर, कैटायन है, कैथोड पर जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सॉल्यूशन में कौन बचा, H पॉजिटिव। इन दोनों का कंपटीशन होगा, हैलोजन का कम होता है OH से, ये जाएगा सॉल्यूशन में, कौन बच गया, OH। इट मीन्स यहाँ से क्या बचा, H पॉजिटिव, यहाँ से क्या बचा, OH। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी ऑफ H2O। ये इलेक्ट्रोलाइसिस आप किसी का भी बता सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या बचेगा, कौन कहाँ जाएगा, ये डिस्चार्जिंग पोटेंशियल के बेस के ऊपर होता है। और आखिर में दोस्तों, मैंने ये एक मुहिम शुरू की है फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ की, जिससे लाखों बच्चों का फ़ायदा हो। सभी इसका फ़ायदा उठाएं और बोर्ड एग्ज़ाम्स को क्लियर करें अच्छे मार्क्स के साथ। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।